हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चल रहे हैं बायोलॉजी अनसोल्ड पेपर सीरीज़ में चल रहे हैं, है ना। इसमें बायोलॉजी अनसोल्ड पेपर सीरीज़ में चल रहे हैं हम लोग। तो बायोलॉजी का सीरीज पेपर चल रहा है जिसमें कि 2020 के सारे सेट हो चुके हैं। 2022 के हम लोग सेट में चल रहे हैं। 2022 के सेट नंबर 5 GS, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं या एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं 2022 के सेट नंबर 5 पर, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है पहले का जल परागित पादप का नाम है, यानी जल परागण किस पादप में होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, हाइड्रिला। हाइड्रिला एक जलीय पौधा होता है जिसमें कि जल परागण होता है। क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन कूट फल है? निम्न में से कौन कूट फल है? तो इसका पहला सही है, सेब कूट फल आता है। फिर इसी का नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x, 3x, x। इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन सही होगा। और नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसको सॉल्यूशन हम आपको अगले सेट में देंगे। ये आपके लिए टास्क क्वेश्चन है, करके हमें व्हाट्सएप पर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के पर चलते हैं। कह रहा कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए, यानी कीट परागण किसमें होता है उस पौधे का आपको क्या करना है, नाम बताना है, ठीक है ना। तो तमाम पौधे होते हैं जिनमें कीट परागण होता है, जैसे कि सूर्यमुखी है, ठीक है। इसके बाद गुलाब है। जितने भी सुगंधित पौधे होते हैं, कलरफुल पौधे होते हैं, गेंदा है, इन सब में कीट परागण ही होता है। यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए कोई यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो सीधी सी बात है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए क्या होगा, असुरक्षित यौन संबंधों से बचे, पहला पॉइंट हो जाएगा। नंबर 2, यौन संबंध बनाते समय सुरक्षा या डायरेक्टली बनाते समय कंडोम आदि का प्रयोग करना चाहिए, आदि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे का नंबर है, 2 विधियां पूछ रहा था। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये आप जानते हैं, 46 अथवा 23 पेयर्स, जोड़े में 23। दूसरे का क्वेश्चन है, परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो परजीवियों से एक नहीं, बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि चलो ले लेते हैं पायरिया, है ना। इसके लिए माना जाता है किसको जिम्मेदार, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा टिटनेस साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है ना। टीनिएसिस टीनिया सोलियम द्वारा होता है।
फाइलेरिया, बाउचेरिया बाउक्राफ्टी द्वारा होता है, बाउचेरिया बाउक्राफ्टी के द्वारा होता है ये। तो इस तरह से बहुत सारे रोग हैं जिनमें से हमने आपको 2 बताने थे, तो हमने आपको 4 बता दिए। फिर आगे कह रहा है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का कोई 2 उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य बताने हैं आपको। ये दूसरे का अंगा नंबर है जिसमें कि हम लोग पहला पॉइंट करने चाहते हैं, ठीक है ना। क्या है पहला पॉइंट? इसमें हम लिख सकते हैं क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। जिस क्षेत्र में बनाया गया है उस क्षेत्र के विशेष पर्यावरण को सुरक्षित करना होता है, क्योंकि आजकल वनों का उन्मूलन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वनों के उन्मूलन से क्या होगा, हमारे लिए आगे खतरा बढ़ता चला जाएगा। दूसरा हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना। और एक और पॉइंट दे देते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देना। शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देना, ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा भच्छी तथा भक्ष को परिभाषित कीजिए। तो हेडिंग डाल दे भच्छी। एक शिकारी जीव जो दूसरे जीव को भोजन के लिए खा लेता है भक्षी कहलाता है। एक शिकारी जीव जो दूसरे जीव को भोजन के लिए खा लेता है भक्षी कहलाता है। जैसे कि शेर के सामने खरगोश पहुंच जाए तो शेर क्या हुआ, भक्षी हो गया। जैसे शेर है ना, और भक्ष्य, अगली हेडिंग है भक्ष्य। एक शिकारी जीव एक शिकारी जीव द्वारा खाए जाने वाले जीवधारी को भक्ष्य कहते हैं। जैसे कि शेर और खरगोश की बात की जाए तो खरगोश को शेर खा लेगा तो खरगोश क्या हो गया हमारा, भक्ष्य। जिसका भक्षण किया जाएगा वो भक्ष्य किया जाएगा, ठीक है। नंबर खा है, तीसरे का खा। इसमें कह रहा है सहभोजिता, है ना, सहभोजिता। इससे पहले जो पहला सेट था यानी कि, तो उसमें सहोपकारिता के बारे में पूछा गया था। तीसरे के खा में बात की जा रही है सहभोजिता। सहभोजिता क्या होती है? तो इस प्रकार की, ठीक है, क्या लिखेंगे, इस प्रकार की संबंध में रहने वाले
इस प्रकार के संबंध में रहने वाले दोनों सहयोगियों में से एक को लाभ होता है परंतु दूसरे को हानि नहीं होती। एक को लाभ होता है परंतु दूसरे को हानि नहीं होती, मतलब दो जीवधारी साथ में रहते हैं, एक को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही कोई उससे नुकसान होता है। ठीक है ना। जैसे आदिपादप आर्किड, ठीक है ना, आदिपादप आर्किड, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। तीसरे का गा गहरा अनुकूलन किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं। तीसरे का गा अनुकूलन प्रत्येक जीवधारी अपने आप को जीवित रखने के लिए वातावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। प्रत्येक जीवधारी अपने आप को जीवित रखने के लिए वातावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है ना। अपने आप को क्या करता है? वातावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है, अर्थात अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल सकता है। आई बात समझ? इसे अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलन किया जाता है। कह रहा है स्पष्ट कीजिए लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण में के अनुकूल हैं। नंबर 1, इनमें श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल पाई जाती है। नंबर 2, ये उन स्थानों पर उगते हैं जहां की मिट्टी में लवण होते हैं, यानी साल्ट होता है। ठीक है, 2 नंबर में पर्याप्त होगा। तो इस तरह से 3 का गा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे आगे। तीन के घा पर मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। 3 का घा मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र आपके मॉडल पेपर में या कहीं पर भी आपको डायग्राम मिल जाएगा, सेल्फ करना होगा। तीसरे का अंगा मेंडल के प्रभाविता नियम बहुत ज्यादा माना है, इसको भी आप सेल्फ कर सकते हैं ना। पहला नियम है मेंडल का प्रभाविता का नियम, जिसे आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और अब ऐसा टाइम आ गया कि आपको जानने के अलावा आपको याद भी होगा, है ना। तो इसको सॉल्व कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चौथे के का में चलते हैं। चौथे के का क्वेश्चन नंबर 4 का कहना सिद्ध कीजिए कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है ना। सिद्ध कीजिए कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। लिखिए, आंसर लिखना शुरू करें क्योंकि इसे मैं बोलूंगा, है ना। इसमें हेडिंग डाल देंगे ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग द्वारा ये बात सिद्ध हो जाएगी कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो लिखिएगा, ग्रिफिथ ने 1928 में
अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि 1928 में अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसके लिए इन्होंने निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के दो स्ट्रैंड हिंदी में कहेंगे विभेद लिए। फर्स्ट क्या था? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया लिया। ये पैथोजन था, यानी ये रोग फैलाता है। और दूसरा लिया नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ये नॉन पैथोजन ये था। ठीक है, और अपना प्रयोग प्रारंभ किया। तो यहां से लिखेंगे इन्होंने अपने प्रयोग को 4 चरणों में पूरा किया। नंबर 1, प्रथम चरण में कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया। तो चूहे को निमोनिया रोग हो जाता है और चूहे की मृत्यु हो जाती है। रेड डाई, यानी फर्स्ट चरण में उन्होंने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन के द्वारा, तो चूहे को निमोनिया रोग हो गया और चूहे की मृत्यु हो जाती है। बी नंबर, सेकेंड चरण में नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया, तो चूहा लाइव रहता है, अर्थात चूहा जीवित रहता है। क्यों जीवित रहा भैया? क्योंकि चूहे ये नॉन कैप्सुलेटेड नॉन पैथोजन था, इससे निमोनिया रोग नहीं होता है, तो चूहा जीवित रहता है। सी नंबर, तीसरे चरण में लिखो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को गर्म करके मार दिया, तब चूहे में इंजेक्ट किया, तो चूहा जीवित रहता है। हीट किल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी गर्म करके मार दिया, तब चूहे को इंजेक्ट कराया, तो मिस्टर रेड जो थे वो लाइव रहे, क्योंकि बैक्टीरिया मर चुका था, तो उसे निमोनिया रोग नहीं हुआ। चौथे प्रयोग में हीट किल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, तथा लाइव नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी हीट के गर्म करके मारा हुआ कैप्सुलेटेड और लाइव नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया, तो चूहे को निमोनिया रोग हो जाता है और चूहे की मृत्यु हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करें, लिखिएगा चौथे प्रयोग से स्पष्ट होता है कि हीट किल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए लाइव नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में रूपांतरित हो जाता है और लाइव नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी पैथोजन हो जाता है।
पैथोजन हो जाता है, जिससे चूहे को निमोनिया रोग हो जाता है और चूहे की मृत्यु हो जाती है, चूहे की मृत्यु हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के खा पर चलना है हमको। क्वेश्चन नंबर 4 का खा, चौथे का फर्स्ट है उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे कि जीवधारियों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीवधारियों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसके बारे में सर्वप्रथम ह्यूगो डीब्रीज ने बताया था। इसके बारे में सर्वप्रथम ह्यूगो डीब्रीज ने बताया था कि उत्परिवर्तन होता क्या। इनके अनुसार क्या था कि जीवधारियों में होने वाले अचानक से अगर कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो है इसका आरएनए, देखिए 3 नंबर पे है, कोई बहुत ज्यादा लिखने नहीं, तो उत्परिवर्तन तो बहुत बड़ा है, उसके सिद्धांत है, उसकी विशेषताएं हैं, बहुत सारा कुछ है, लेकिन ये 3 नंबर पे है जिसमें 2 पार्ट लिखना है। डीएनए आरएनए आप बहुत पुराने से जानते हैं तो इसको सेल्फ कर लेंगे, इसे ज्यादा डिटेल करने की हमें आवश्यकता नहीं है। चौथे का गा है बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। बीज तथा फल के विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो भैया ये वाला क्वेश्चन जो है 2022 के सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा का अंतिम भाग देखें। अथवा का अंतिम भाग जिसमें हमने लिखाया था बीज तथा फल का निर्माण, हेडिंग डली होगी, वहां से इसको सॉल्व करें। उतना ही भाग लिखना है, केवल पूरा डिटेल, पूरा क्वेश्चन नहीं लेना है, उतना ही लेना है। ठीक है, आगे है आपका चौथे का घा, बायोपायरेसी तथा पेटेंट को संक्षेप में समझाइए। बायोपायरेसी क्या होती है? डकैती बोलते हैं, डकैती। शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? इसको डकैती कहेंगे। और डकैती का मतलब क्या होगा कि जैव दस्युता, मतलब कि जैव दस्युता, इसका मतलब ये होगा कि सरेआम डकैती डाल लेना, है ना, बायोपायरेसी कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? बायोपायरेसी में लिखेंगे अन्य देशों की जैविक संपदाओं का, अन्य देशों की जैविक संपदाओं का शोषण या उनका पेटेंट प्राप्त, संपदाओं का शोषण या उनका पेटेंट प्राप्त करना, जैव दस्युता कहलाता है। जैव दस्युता यानी कि बायोपायरेसी
कहलाता है। अन्य देशों की जैविक संपदाओं का शोषण या उनका पेटेंट प्राप्त करना जैव दस्युता यानी कि बायोपायरेसी कहलाता है। विश्व के विकसित देश विश्व के विकसित देश ने अपनी जैव विविधता के मूल्य पर विकासशील देशों में अपने उद्योग स्थापित करते हैं। और दूसरी हेडिंग है पेटेंट। पेटेंट इसको ऐसा भी कह सकते हैं जैव एकाधिकार, है ना। एक खुद ही मालिक हो जाए, जैसे किसी दंपत्ति यानी बहुत बड़े व्यक्ति के एक ही बच्चा हो तो उसका क्या एकाधिकार है ना। सारी संपत्ति उसी की है, वो कुछ भी करे, खर्च करे या बचाए या उड़ाए, वो उसी का होता है। तो क्या लिख सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त तकनीक का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जिसको कहेंगे, पंजीकरण जैव एकाधिकार या बायो पेटेंट कहलाता है, या बायो पेटेंट कहलाता है। तो भैया इस तरह से चौथे का जो घा था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आवृतबीजी पौधे के आर्थोट्रोपस बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। आवृतबीजी पौधे की आवृतबीजी पौधे के आर्थोट्रोपस बीजांड की लंबवत काट। तो क्या होता है देखिए भैया, डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये आपके मॉडल में भी बना होगा, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि आप यहीं से देखें, है ना, स्वयं भी बना सकते हैं।
माइक्रोपाइल, जिसको बीजांड द्वार बोलते हैं। ये अध्यावरण हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक और न्यूसेलस यानी बीजांड का होता है, और ये स्टाल्क बीजांड यहाँ पर ये होगा। तो इसके बारे में वर्णन भी करना है। लिखेंगे क्या, इसमें लिखना शुरू करें। इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है। इसमें बीजांड द्वार निभाग बीजांड द्वार ये हो गया, निभाग ये हो गया। बीजांड द्वार निभाग तथा बीजांड ब्रंथ यानी ये स्टाल्क बीजांड ब्रंथ एक ही सीध में होते हैं। एग्जाम्पल में पॉलीगोनम में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसके बाद अगला है सहजीविता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सहजीविता, ये क्वेश्चन नंबर है 5 का खा। सिम्बायोसिस, और ये थी 5वें का सिम्बायोसिस। सहजीविता, इसमें लिखिएगा इस प्रकार के संबंध में दो जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। हानि किसी को नहीं होती और दोनों ही अपना अपना कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं। सहजीविता कहलाता है। एग्जाम्पल में लाइकेन होती शैवाल प्लस कवक के मिलने से बनती है। तो लिखेंगे लाइकेन में, एग्जाम्पल में लिखेंगे लाइकेन में शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है और कवक को प्रदान करती है। वहीं पर कवक आधार से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके शैवाल को पहुंचाता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए सहजीवन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये हो गया 5वें का था। अब हम लोग आगे चलेंगे। 5वें की गा पर कह रहा जीवों के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। नंबर 1 5 का गा कह रहा जीवों के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो भैया आप जानते हैं जीवधारी में कौन से लक्षण है, अपने आप 4 लिख दीजिएगा। अपने 4 लक्षण लिख दो। क्या कि जीवधारी श्वसन करते हैं, जीवधारी उत्सर्जन करते हैं, जीवधारी जनन करते हैं। यह जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है, जनन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। और जीवधारी गमन करते हैं, जीवधारियों में उत्तेजनशीलता होती है, जीवधारियों में
जीवधारियों को भूख लगती है, जीवधारी अपना भोजन बनाते हैं, यानी जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषण ग्रहण करते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे लक्षण बन सकते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया, जीवों के 4 लक्षण लिखिए, कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। अगला है 5वें का घा, 5 का घा का फर्स्ट कह रहा है दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका। तो इसमें लिखो दलहनी पौधों की जड़ों में, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, मिनोसेरम नामक जीवाणु पाया जाता है, नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि जीवाणु पाया जाता है जो कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देता है, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देता है और पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है और बदले में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। यह भी सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण है। नंबर 2, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी इसमें लिखेंगे यह परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। इस विधि में पुरुषों की शुक्रवाहिका को काटकर गांठ लगा दी जाती है। शुक्रवाहिका को काटकर गांठ लगा दी जाती है, जिससे कि शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। फलस्वरूप निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होगी और जब निषेचन क्रिया नहीं होगी तो अनचाहे गर्भ का जन्म भी नहीं होगा, अर्थात जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। तो इस प्रकार से भैया ये आपका कंप्लीट हो गया, 5वें का घा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6वें के का पर चलेंगे। 6वें का करा जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। 6वें का क्वेश्चन नंबर 6 का ऐसे क्वेश्चन है थ्योरेटिक आपके, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल देते हैं जैव नियंत्रण, कहीं से चुरा के ले आया मैं एक हेडिंग, जैव नियंत्रण। वैसे तो हेडिंग बनी नहीं रही इसमें, बायो कंट्रोल।
देखिए कृषि में पादप रोगों एवं कीटों के पादप रोगों एवं कीटों के नियंत्रण हेतु जीव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण कहलाता है। इस क्रिया में बैसिलस thuringiensis इस क्रिया में बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु का प्रमुख योगदान है। यह जीवाणु विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करता है। इस जीवाणु से उपचारित फसलें बीटी फसलें कहलाती हैं। बीटी फसलें कहलाती हैं। यह विषाक्त प्रोटीन जीवाणु के शरीर में पहुंचकर उसकी पाचन शक्ति को नष्ट कर देता है। उसकी आहार नाल में छिद्र कर देता है। फलस्वरूप उसकी जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। एग्जाम्पल में लिखिएगा बीटी कपास, बीटी बैगन आदि। अगला क्वेश्चन है 6वें का खा। कह रहा है आवृतबीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। छठवें का खा आवृतबीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो इसमें भैया डायग्राम भी देते हैं और वर्णन भी करते हैं, तो वर्णन आप लिखते जाइए, डायग्राम हम बनाते जाएंगे। इसे लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं, लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? परागकोश एवं पराग कणों के परिवर्धन को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश एवं पराग कणों के परिवर्धन को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। एक तरणक परागकोश विभज्योतिकी ऐसे लिखेंगे।
विभज्योतिकी कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है, विभज्योतिकी कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो एपिडर्मिस द्वारा घिरा रहता है, एपिडर्मिस द्वारा घिरा रहता है। परागकोश के अंदर हाइपोडर्मल कोशिकाओं की एक पंक्ति होती है, हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपोडर्मल कोशिकाओं की एक पंक्ति होती है, इसकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, इसकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। प्रत्येक आर्चीस्पोरियल सेल, आगे लिखते जाएंगे, प्रत्येक आर्चीस्पोरियल सेल विभाजित होकर एक प्राथमिक पार्शियल सेल यानी प्राथमिक द्वितीय कोशिका और एक जर्म सेल का निर्माण करती है। जर्म सेल कोशिका विभाजित होकर लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। लघु बीजाणु जनन कोशिका का, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और प्रत्येक लघु बीजाणु ये वाला अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 हैप्लॉइड लघु बीजाणु बनाता है। 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, लघु बीजाणु बनाता है। ये आपका हो गया लघु बीजाणु जनन। ठीक है, 6वें का खा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे चलेंगे। छठवें का गा करा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। छठवें का गा अब पहला है वर्णांधता। इन सब के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं और आप लोग भी जानते होंगे, सेल्फ कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे। इसका दूसरा पार्ट है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ये भी आपका हो चुका है, 2020 में भी हो गया है, 2022 में भी हो गया है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, ये भी आप सेल्फ कर लेंगे स्वयं। और इसका जो तीसरा पार्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। हेडिंग डाल देंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसमें लिखना शुरू करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें लिखिएगा
इसे डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में डीएनए के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसके बारे में सर्वप्रथम 1948 में एलेक जेफरियो ने बताया था। एलेक जेफरियो ने बताया था। इस प्रक्रिया के लिए ब्लड, सलाइवा, हेयर या अन्य किसी भी भाग से डीएनए लिया जा सकता है और उसका मैच कराते हैं। हेडिंग डालेंगे उपयोग। नंबर 1, इसका प्रयोग मातृत्व ज्ञात करने में। इसका मतलब होता है जैसे हॉस्पिटल वगैरह में किसी की नर्स की किसी की भी चीज की गलती की वजह से किसी की संतान बदल जाएगी, ये मेरा बच्चा है, तो डीएनए जांच से पता चल जाएगा कौन किसका बच्चा है। नंबर 2, अपराधी व्यक्तियों को पकड़ने में। नंबर 3, विलुप्तता के कगार पर खड़े जंतुओं के संकरण में सहायक होता है। नंबर 4, रेपिस्ट को पकड़ने में, यानी रेप करने वाले व्यक्ति को आसानी से इससे पकड़ा जा सकता है। छठवें का घाव कह रहा आनुवंशिक विकार क्या है? आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आनुवंशिक विकार, हेडिंग डालने के बाद लिखिए माता पिता से प्राप्त होने वाले जन्मजात रोगों को आनुवंशिक विकार कहा जाता है। माता पिता से प्राप्त होने वाले जन्मजात रोगों को आनुवंशिक विकार कहा जाता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में वंशागत होते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वर्णांधता हो गया, इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। नंबर 2, हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। वर्णांधता है, हीमोफीलिया है। और नंबर 3 ले लेते हैं एड्स है, ये भी हो जाता है। नंबर 4 पर ले लेते हैं नेफ्राइटिस, है ना। ये सब वो क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं और माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में ट्रांसफर होते रहते हैं। अब इनके बारे में संक्षेप में लिखना है तो थोड़ा थोड़ा आप लोग लिखते चले जाएंगे। आप सबको ये सब पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
कि मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो हेडिंग डाल दो, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कृषि। कृषि, इसमें लिखो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। अब इसमें नंबर 1 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा अधिक उत्पादन वाली फसलें तैयार की जाती हैं। अधिक उत्पादन वाली फसलें तैयार की जाती है। नंबर 2 बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी, शॉर्ट में बीटी कहेंगे। बीटी द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाया जाता है। नंबर 3 बीटी द्वारा जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। नंबर 4 बीटी द्वारा रोग प्रतिरोधक एवं कीट प्रतिरोधक प्रजातियां तैयार की जाती हैं। नंबर 2 पर हेडिंग डालेंगे औद्योगिक क्षेत्र। इसमें नंबर 1 लिखेंगे बीटी द्वारा सूक्ष्म जीवों से दही, मक्खन, डबल रोटी आदि का उत्पादन किया जाता है। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट, विभिन्न किण्वन उत्पाद जैसे शराब, सिरका आदि का उत्पादन किया जाता है। नंबर 3 कृत्रिम ईंधन जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, हाइड्रोजन आदि का उत्पादन किया जाता है। नंबर 4 बीटी द्वारा कीटनाशी पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। नंबर 5 बीटी द्वारा एंजाइम व प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। नंबर 6 बीटी द्वारा पनीर उत्पादन किया जाता है। नंबर 7 बीटी द्वारा शुगर उत्पादन किया जाता है। बीटी मतलब ये वाला बीटी रहेगा, है ना, शुगर उत्पादन किया जाता है। नंबर अब आपका 3 अल्कोहल उत्पादन।
अल्कोहल उत्पादन में। नंबर 1, बीटी द्वारा एथिल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। जिसका उपयोग एल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में। नंबर 1, बीटी की सहायता से चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के टीकों का उत्पादन किया जाता है। नंबर 2, बीटी द्वारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बीटी द्वारा विभिन्न हार्मोन्स का उत्पादन किया जाता है। अगला नंबर है, बीटी द्वारा आनुवंशिक रोगों का पता लगाया जाता है। अगला है, बीटी द्वारा एंटीबायोटिक्स औषधियों का निर्माण किया जाता है। नंबर 5 होगा जीन चिकित्सा। इसमें लिखो, बीटी द्वारा आनुवंशिक रोगों का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात इनके उपचार हेतु व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है। जो निष्क्रिय रूप से जीन की क्षतिपूर्ति करता है। अथवा 7वें का अथवा की बात करें तो पहला दे रहा है बीटी पर टिप्पणी लिखना है, बैसिलस thuringiensis। अभी ऊपर आपने लिखा था किसमें, जैव नियंत्रण में 6वें का जो आपने लिखा था वो बीटी पर ही टिप्पणी थी, तो 6वें का बिल्कुल लगभग मैच करेगा। और इंसुलिन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इसलिए इसको सेल्फ कर लेंगे। और आपका बचता है तीसरा, जीन थेरेपी है ना। जीन थेरेपी के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। शॉर्ट नोट में लिखना है, 2 है, 2.5 नंबर का है। जीन थेरेपी सेल्फ, स्वयं कर लेना।
नहीं आता तो बाद में पूछ लेना, बहुत लंबा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं? पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं? तो सिद्ध कीजिए मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिक अनुकूलन। पारिस्थितिक अनुकूलन इसमें लिखिएगा प्रत्येक जीवधारी को अपने वातावरण के अनुकूल परिवर्तित कर लेने की क्षमता को पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे। जरा मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना है ना, तो हेडिंग डालेंगे मरुद्भिद पौधों में आकारिकीय अनुकूलन। हेडिंग डालेंगे मरुद्भिद पौधों में आकारिकीय अनुकूलन। आकारिकीय अनुकूलन तो इसमें नंबर 1 लिखेंगे इन पौधों का जड़ तंत्र पूर्ण विकसित होता है, अर्थात इनकी जड़ें अत्यधिक गहराई तक जाती हैं और जड़ों में मूल गोप व मूल रोम अधिक विकसित होते हैं। मूल गोप व मूल रोम अधिक विकसित होते हैं। जैसे एग्जांपल में एस्पेरेगस। नंबर 2 पर लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, इन पौधों के तने शुष्क, कठोर तथा मोटी छाल से ढके रहते हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। कुछ पौधों के तने, इसी में आगे लिखिए, कुछ पौधों के तने पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं। कुछ पौधों के तने पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे नागफनी, रसकस आदि। नंबर 3 थर्ड पॉइंट लिखिएगा, नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे शारीरिकी अनुकूलन के बारे में देखिए क्या लिखेंगे। नंबर 1,
नंबर 1, बाह्य त्वचा शुष्क एवं खुरदरी होती है। शुष्क एवं खुरदरी होती है। नंबर 2, त्वचा पर क्यूटिकल, हिंदी में कहेंगे उपचर्म का आवरण पाया जाता है। नंबर 3, रंध्र संख्या में कम, रंध्र संख्या में कम तथा धसे हुए पाए जाते हैं। नंबर 4, हाइपोडर्मिस बहुस्तरीय होती है। नंबर 5, यांत्रिक ऊतक पूर्ण विकसित होता है। नंबर 6, पत्तियों में स्पंजी मृदुतक पाए जाते हैं। नंबर 7, कॉर्टेक्स की मात्रा कम होती है। अगला नंबर, संवहन ऊतक बहुस्तरीय होते हैं। तो इस तरह से 8वां आपका कंप्लीट हो गया। अब 8वें का अथवा। 8वें का अथवा। अथवे का पहला एलर्जी के बारे में लिखेंगे। एलर्जी क्या होती है? जब शरीर किसी विशिष्ट बाह्य पदार्थ यानी एंटीजन कह सकते हैं, एंटीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दर्शाता है, तो इस अवस्था को एलर्जी कहते हैं। जैसे छींक आना, त्वचा में खुजली होना, चकत्ते होना, श्वास नली में उत्तेजना आदि। पैराग्राफ चेंज करो। वह एंटीजन जो एलर्जी का कारण बनते हैं, एलर्जन कहलाते हैं। जैसे परागकण, कोई विशेष खाद्य पदार्थ, ठंड, ताप, सूर्य का प्रकाश, वस्त्र आदि सामान्य एलर्जन हो सकते हैं। नंबर 2 पर हेडिंग है स्तन ग्रंथि। इसमें लिखिएगा
नर व मादा दोनों के वक्ष भाग में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके चारों ओर का क्षेत्र वर्णयुक्त होता है, जिसे स्तन परिवेश या एरियोला कहते हैं। मादा में ये ग्रंथियां सक्रिय होती हैं तथा वसा के जमाव एवं पेशियों की प्रचुरता के कारण स्तनों के रूप में फूला रहता है। प्रत्येक स्तन 15 से 20 पालियों में बटा होता है। जिसके प्रत्येक भाग में अंगूर के गुच्छों के समान दुग्ध ग्रंथियां मिल्क ग्लैंड होती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करें। गर्भावस्था के समाप्त होने पर एल्वियोलाई फैल जाती हैं और दुग्ध का स्रावण करने लगती हैं। तो ये था वर्णन स्तन ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, ये था वर्णन स्तन ग्रंथियों के बारे में। और इसका अगर डायग्राम देखना चाहेंगे तो आपके मॉडल पेपर या नोटबुक में दिया होगा। और तीसरा है एकल कोशिका प्रोटीन। इसके बारे में लिखना है हमको। तो इसके बारे में आइए लिखते हैं। क्या लिखेंगे एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में? इसमें लिखिएगा मानव जाति की संख्या जिस दर से बढ़ रही है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि उस दर से नहीं होती है जिसके लिए उत्पादन की अन्य विधियां अपनाई जा रही हैं, क्योंकि खाद्यान्न की मांग बढ़ती जा रही है। सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें मशरूम एक प्रकार का उद्योग बन चुका है। इसमें प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त इस विधि में प्रमुख रूप से
स्पाइरुलिना तथा क्लोरेला नामक शैवाल का उत्पादन किया जाता है, जो भोजन की आपूर्ति करता है। इसे ही एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। एक क्वेश्चन अभी मैंने छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा का थर्ड पार्ट जीन थेरेपी, ये मैंने छोड़ा था, इसको लिख लीजिएगा। मैं बोले दे रहा हूं जीन थेरेपी। देखिए, जीन थेरेपी एक मरीज की, जीन थेरेपी लिखोगे इसमें, जीन थेरेपी एक मरीज की डीएनए में त्रुटि के स्रोत को ठीक करके आनुवंशिक रोगों का इलाज करने का एक तरीका है। यह तकनीक डॉक्टरों को दवाओं या सर्जरी का उपयोग करने के बजाय किसी व्यक्ति के आनुवंशिक कमी को पूरा करके विकार यानी रोग का इलाज करने की अनुमति देती है, जीन थेरेपी कहलाती है। जीन थेरेपी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता, ये 10वीं बार हो चुका है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको सेल्फ करेंगे। और कह रहा है इसका महत्व, तो हेडिंग डाल लेंगे महत्व। जैव विविधता की परिभाषा वगैरह ये सब आप स्वयं कर लेंगे, और महत्व हम बोलेंगे, सो आप लिख देंगे जैव विविधता का महत्व। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कृषि में। नंबर 1 पर हेडिंग होगी कृषि में। इसमें लिखो अनेक उपयोगी फसलों के कई रोगों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। इनसे वांछित गुण वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, जैसे धान व गेहूं की रोग प्रतिरोधक किस्में। नंबर 2 खाद्य में पादपों की अनेक जातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में अस्सी से 90% खाद्य सामग्री पादपों की केवल 10 से 12 जातियों से प्राप्त होती है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए खाद्य आपूर्ति के लिए नए स्रोतों की तलाश आवश्यक है।
आवश्यक है। नंबर 3, औषधि। वर्तमान में लगभग 70% औषधियां प्राकृतिक उत्पादों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। उत्पादों से प्राप्त की जाती, जैसे सर्पगंधा, अश्वगंधा, चंदन, नीम, महुआ आदि तेलों के उत्पादन में वनों का काफी योगदान है। नंबर 4, पारिस्थितिकी में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का विशेष महत्व है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राणदायक ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। और नंबर 5, उद्योगों पादप व जंतु अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। जैसे रबड़, गोंद, ऊन, चमड़ा आदि। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इसकी विविधता के बारे में आप स्वयं लिख लेंगे, बार बार पूछा जा चुका है। इसका महत्व जो था ये हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का जो अथवा है उसकी बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा कह रहा है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के कुछ उपायों का वर्णन कीजिए। कॉमन सा क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण से बचने के उपाय, ये सब चीजें आपको देना है। तो ये आप स्वयं सेल्फ कर लेंगे, है ना। बहुत लंबा पेपर हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है ना। 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं रिकॉर्डिंग करने में। तो ये था। और इसके अलावा हम ये कहेंगे कि आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की लाइव क्लास जो आपके छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लाइव क्लास आपको नए सेशन से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ठीक है ना, उपलब्ध करवा दी जाएंगी। नए सेशन से आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री की लाइव क्लास उपलब्ध हो जाएगी, जिससे आपको कहीं पर भी रह के अपने घर पर आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा नीट के प्रिपरेशन जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए हमारी एक टीम है पूरी, जो कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगी। उसकी टीम के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कब से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट होंगे। जो ऑनलाइन लेना चाहेंगे वो ऑनलाइन। 11th और 12th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लाइव क्लास आपको नए सेशन से आपके पास आपके मोबाइल पर आपके घर में उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा अब आपको प्रयास चल रहा है। ओके, तो आज का ये सेट यहीं से समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे, 2 सेट बचे हैं 6 और 7, उसको भी बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।